Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, class 11th history में we have already revised our two chapters, first and second. Today we will start our new chapter and that is chapter third, an empire across three continents, Rome. एक ऐसे साम्राज्य के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था और उसका नाम क्या था? रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर। तो आज हम रोमन एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इतना बड़ा जो साम्राज्य था ये, जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में मैं आपको बता रही हूँ वहां पे फैला हुआ था। तो इसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द क्लास। द रोमन एम्पायर वॉज स्प्रेड ओवर ए वास्ट रीजन। इट वॉज स्प्रेड इनटू 3 कॉन्टिनेंट्स। सबसे पहले बात आती है रोमन एम्पायर की कि रोमन एम्पायर जो था कि उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन थी, हम अगर देखें तो वो क्या थी, वो 3 महाद्वीपों के आसपास वाले जो एरियाज थे उनमें फैला हुआ था। फर्स्ट यूरोप, सेकंड वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया यानी कि जो एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है उसका वेस्ट पार्ट यानी कि उसका पश्चिमी जो भाग है उसमें, एंड थर्ड इज नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका उत्तरी जो अफ्रीका है यानी कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका जो नॉर्थ पार्ट है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जो रोमन एम्पायर है वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो कि 3 महाद्वीपों के आसपास फैला हुआ था। फर्स्ट मैंने आपको बताया यूरोप महाद्वीप में भी फैला हुआ था, सेकंड एशिया का जो वेस्ट पार्ट था, पश्चिमी भाग था, वहां पर फैला हुआ था, और थर्ड जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पार्ट में फैला हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रोमन साम्राज्य था वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो कि 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं सोर्सेज कि जब हम रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं तो हमें हिस्ट्री में हम किन चीजों से पता लगाते हैं, कौन कौन से हमारे पास स्रोत अवेलेबल है जो कि हमें जानकारी देते हैं रोमन एम्पायर के बारे में, रोमन साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं। फर्स्ट इज टेक्स्ट, सेकेंड इज डॉक्यूमेंट्स एंड थर्ड इज मटेरियल रिमेन्स। हम तीनों के बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या आते हैं स्टूडेंट्स? टेक्स्ट में वो ग्रंथ या बुक्स वगैरह आती हैं जो कि हमें उस टाइम पे रिटर्न में मिली हुई हैं, यानी कि उस टाइम पे जो लिखी गई बुक्स थी, जो लिखे गए ग्रंथ थे, वो सारे के सारे हम इंक्लूड करते हैं टेक्स्ट में, और इनसे ही, इन्हीं स्रोतों से हमें पता चलता है रोमन एम्पायर के बारे में। सेकेंड इज डॉक्यूमेंट्स। अब उसके बाद बात आती है कि जो ऐसे कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, एविडेंस मिले हैं जिनसे हमें रोमन एम्पायर के बारे में पता चलता है। सबसे फर्स्ट ऑफ पेपरस सैक्रोल एंड इंस्क्रिप्शन। हिस्ट्री में हमारे बार बार जो वर्ड यूज हो रहा है इंस्क्रिप्शन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं जो किसी चीज के ऊपर, किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर खुदे हुए आपको मिलते हैं, लिखे हुए मिलते हैं, या किसी भी साइन के रूप में मिलते हैं। इंस्क्रिप्शन वो होते हैं जिनको हम अभिलेख बोलते हैं। और ये सबसे पहले इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं। अभिलेख ऐसे भी जो हमें किसी चट्टान पे, किसी स्टोन के ऊपर लिखे हुए मिले हैं, वी कॉल दैट इंस्क्रिप्शंस। उसके बाद बात आती है पेपरस सैक्रोल। अब देखो पेपरस सैक्रोल की बात आती है तो ये जो रोमन एम्पायर था उसमें एक पेपरस क्या है? पेपरस एक ट्री था, एक पेड़ था जिसके ऊपर, यानी कि कह सकते हैं जिसकी हेल्प से, जिसके ऊपर जो पेड़ के पत्ते वगैरह होते थे उनके ऊपर जो लिखने की प्रोसीजर थी उनको कहते थे पेपरस सैक्रोल्स। तो ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास रोमन एम्पायर के बारे में। अब उसके बाद थर्ड चीज है हमारी मटेरियल रिमेन्स, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनके अवशेष शेष रह गए हैं, बाकी बचे हुए हैं, यानी कि पूरी की पूरी कोई भी थिंग थी, कोई भी मटेरियल था जो कि एक पूरे लंबे टाइम पीरियड तक कह सकते हैं कि वहां पर जो रखा हुआ था, धीरे धीरे खत्म होते होते उसके सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रिमेन्स बचे हुए हैं, अवशेष बचे हुए हैं। इनमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कॉइन्स को, सिक्के वगैरह जो होते थे, और साथ में पोट्री का, या कह सकते हैं कि जो पोट्री की जो प्रोसीजर होती थी, घड़े वगैरह बनाना या किसी भी प्रकार के बर्तन वगैरह बनाने की जो चीजें हैं, और जिनके जो रिमेन्स हैं, जो बचे हुए अवशेष हैं, वो हमें मिले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट चीज होती है जिनके ऊपर हमारी हिस्ट्री बेस होती है, क्योंकि अगर हमारे पास प्राचीन काल के, प्री हिस्टोरिक पीरियड के या किसी भी पीरियड के हमारे पास अगर एविडेंस नहीं है, सोर्स नहीं है, तो हमें हिस्ट्री के बारे में किसी भी चीज का पता नहीं चलता है। और सोर्स के रूप में हम एक चीज को काउंट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि हमने इसमें देखा टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, मटेरियल रिमेन्स हैं, ये सारी चीजें हैं जो हम किस में यूज करते हैं? हमारे सोर्सेज के रूप में यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब बात करते हैं हम ऑफिशियल लैंग्वेज की, कि जो रोमन एम्पायर था उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी, कौन सी आधिकारिक भाषा थी। ऑफिशियल लैंग्वेज वो होती है जिस लैंग्वेज में आपका जो कामकाज चलता है, यानी कि एक तो लोकल जो पीपल होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, उनकी सभी एरियाज के अकॉर्डिंग अलग अलग लैंग्वेज आपको मिल सकती है, बट जब पूरा का पूरा जो एम्पायर है वो एक ही लैंग्वेज में काम करे, उसका जो ऑफिशियल कह सकते हैं कामकाज जो चलता है उसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज थी रोमन एम्पायर की लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन और ग्रीक दोनों ही लैंग्वेजेस में काम होता था रोमन एम्पायर का। उसके बाद बात आती है, इसको हम दो फेज में डिवाइड करेंगे। जो हमारा रोमन एम्पायर है उसके जो फेज बनाते हैं उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, पूरे के पूरे जो एम्पायर था उसके टाइम पीरियड को। फर्स्ट था अर्ली रोमन एम्पायर और सेकेंड लैटिन रोमन एम्पायर, यानी कि अर्ली रोमन एम्पायर पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था और उसके बाद का जो रोमन साम्राज्य है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और फर्स्ट का जो टाइम पीरियड वो हम मानते हैं अर्ली रोमन एम्पायर का 27 BC से लेके 13 AD तक का टाइम पीरियड है, और उसके बाद का जो स्टार्ट होता है वो काउंट होता है लैटिन रोमन एम्पायर में। अब उसके बाद आते हैं कि रोमन एम्पायर जो था उसके फाउंडर कौन थे, रोमन एम्पायर स्टैब्लिश कैसे हुआ था, किस प्रकार से ये जो रोमन एम्पायर था इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे ऑगस्टस, इंपोर्टेंट और एक ग्रेट रूलर कह सकते हैं हम रोमन एम्पायर का, और एक फाउंडर तो है ही रोमन एम्पायर के ही, तो दैट इज ऑगस्टस। ऑगस्टस क्या थे, फाउंडर थे और साथ में एक ग्रेट रूलर थे रोमन एम्पायर के। अब उसके बाद आते हैं ऑगस्टस ने जब कार्यकाल किया तो जो इनका जो टाइम पीरियड था उसको रोमन एम्पायर के लिए कह सकते हैं कि एक्सटेंड होने के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड माना जाता है। लेकिन जब ऑगस्टस ने अपना सक्सेसर अपॉइंट किया, सक्सेसर होता है कि जब आप के बाद जो भी उसको लीड करने वाला है, तो रोमन एम्पायर को लीड करने के लिए ऑगस्टस ने अपने सक्सेसर अपॉइंट किया एंड उनके नाम था टिबेरियस। टिबेरियस कौन थे, सक्सेसर थे ऑगस्टस के, जिन्होंने रूल कब तक किया, 14 C से लेके 37 C तक। यानी कि फाउंडर की बात आती है जब रोमन एम्पायर की, तो फाउंडर कौन थे रोमन एम्पायर के, ऑगस्टस थे। ऑगस्टस के बाद जो रूल करने वाले थे, जिनको अपॉइंट करके गए थे ऑगस्टस अपने सक्सेसर के रूप में, वो थे टिबेरियस। दोनों का ही जो टाइम पीरियड है वो रोमन एम्पायर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब उसके बाद बात आती है, द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरीज वर नोन फॉर ए पीरियड ऑफ पीस, प्रोस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड सेंचुरीज थी रोमन एम्पायर की, उसको किस नाम से जाना जाता है, पीस के रूप में, शांति के रूप में, प्रोस्पेरिटी समृद्धि के रूप में, और इकोनॉमिक जो एक्सपेंशन था, यानी कि जो उसका आर्थिक विकास हुआ था, आर्थिक कह सकते हैं मजबूती आई थी, उसके रूप में जानते हैं रोमन एम्पायर की फर्स्ट और सेकंड सेंचुरीज को। अब उसके बाद बात करते हैं हम 2 मोस्ट पावरफुल एम्पायर वर रोम एंड ईरान। अब देखो, रोमन साम्राज्य के साथ साथ दूसरा एक और पावरफुल कह सकते हैं कि जो एम्पायर था इसके साथ, वो था ईरान। अब ईरान आगे जो टाइम पीरियड आएगा रोमन एम्पायर का, उसमें क्या करेगा कि वहां पर इस्लाम रिलीजन को स्टेब्लिश करने के लिए रोमन एम्पायर है जो उसके ऊपर अटैक करेगा, और लास्ट में जो इसके डिक्लाइन होने का जो रीजन होगा वो भी दूसरा क्या होगा, ईरान ही होगा, मोस्टली रीजन जिसको कह सकते हैं हम। तो पावरफुल एम्पायर उस टाइम 2 मैं आपको बता रही हूँ, रोमन एम्पायर और ईरान एम्पायर। तो हम बात कर रहे हैं आज रोमन एम्पायर के बारे में। उसके बाद बात आती है रोमन एम्पायर के जो सिविलाइजेशन फेज था। एक तो हमने इसके टाइम पीरियड का फेज देखा था कि 2 पार्ट्स में, एक अर्ली रोमन एम्पायर के बाद में, एक लेटर जो रोमन एम्पायर था। और अब हम बात करेंगे इसका जो सिविलाइजेशन, इसकी जो सभ्यता थी उसका फेज था वो किस टाइप का था। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्परर, सीनेट एंड द आर्मी। अब देखो, ये 3 टाइप से जो इनका सिविलाइजेशन थी, या इस कह सकते हैं कि जो सोसाइटी, वो 3 उसमें कैटेगरीज में डिवाइड हुई थी। सबसे पहले नंबर पे उसमें आते थे एम्परर। एम्परर यानी कि जो वहां पे सम्राट बनता था, तो सबसे फर्स्ट पोजीशन के रूप में कौन होता था, वहां पे सम्राट होता था। और ये क्या होता था, सोर्स ऑफ अथॉरिटी होता था। सोर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब कि सबसे जो नेशन में, जो सबसे एम्पायर में सबसे सीनियर पोस्ट के ऊपर थे, सबसे फर्स्ट पोजीशन जिसकी कह सकते हैं एम्पायर में, वो किसकी थी, एम्परर की। अब सेकेंड सिविलाइजेशन फेज में नाम आता है सीनेट का, एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी। इसमें कौन लोग काउंट होते थे, बॉडी ऑफ वेल्दी फैमिलीज। अब सम्राट के बाद आता है कि जो बहुत रिच पीपल होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जो वेल्दी फैमिलीज होती हैं,
वो काउंट होती थी सीनेट में। अब सीनेट का काम देखते हैं हम कि सीनेट क्या काम करती थी। सीनेट काम करती थी ऑफिशियल वर्क में एम्परर के, यानी कि जो भी एम्परर का जो ऑफिशियल वर्क होता था, जो इसका आधिकारिक काम होते थे, उनमें मोस्टली कह सकते हैं कि ज्यादातर जो काम किया जाता था वो सीनेट के द्वारा किए जाते थे। और सीनेट में किन लोगों को इलेक्ट किया जाता था, जो उस टाइम के दौरान जो वेल्दी फैमिलीज थे, जो बहुत सम्राट थे, या कह सकते हैं जो बहुत धनी लोग थे, उनको इसमें शामिल किया जाता था। थर्ड था द आर्मी। अब आर्मी की जब हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं पेड एंड प्रोफेशनल। पेड एंड प्रोफेशनल मतलब कि पेड में आप इनमें जिनको किसी भी काम के बदले में पे किया जाता था, साथ में प्रोफेशनल जैसे कि वकील्स वगैरह हो गए, टीचर्स हो गए, या इस टाइप से कोई भी ट्रेडर्स हो गए, वो सारे के सारे काउंट होते थे द आर्मी में। साथ में सोल्जर्स वगैरह जो काम करते थे उनको उसके काम के बदले में पे किया जाता था। तो पे किए जाने वाले जो लोग काम करते थे, साथ में कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनल लोग थे, जिन्होंने प्रोफेशन अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग थे, वो सारे के सारे काउंट होते थे किसमें, आर्मी में। तो हमने देखा कि रोमन एम्पायर का जो सिविलाइजेशन फेज है, वी डिवाइड इट इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज एम्परर, सेकंड सीनेट एंड थर्ड इज द आर्मी। अब एम्परर की बात करते हैं। एम्परर सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सीनेट में बॉडी ऑफ वेल्दी पीपल्स, एंड द आर्मी इज पेड एंड प्रोफेशनल। तो सिविलाइजेशन फेज मेरे ख्याल से आप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब उसके बाद थोड़ी सी बात कर ली है सोसाइटी की, कि जो रोमन एम्पायर की जो सोसाइटी थी वो किस प्रकार की थी। इसमें जो स्ट्रक्चर था फैमिली का, वो मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज थी। न्यूक्लियर मतलब कि एकल परिवार का चलन था। एकल परिवार में क्या होता था कि जब जो बड़ा बेटा होता था उसकी शादी हो जाती थी तो वो अपनी फैमिलीज के साथ अलग रहता था, यानी कि ज्वाइंट फैमिली जो संयुक्त परिवार है उसका प्रचलन रोमन एम्पायर में नहीं था। तो फैमिली का जो स्ट्रक्चर था वो न्यूक्लियर फैमिली का था। उसके बाद लिटरेसी की बात करते हैं, साक्षरता की बात करते हैं। यहाँ पे देयर वाज ए वॉल इन पोम्पई विच कैरिड आउट ग्रेफिटी। अब देखो, जब हम बात करते हैं कि लिटरेसी की, हमें कैसे पता चलता है कि जो यहाँ पर साक्षरता थी वो किस टाइप से थी। तो वहां के हमें पता चलता है कि पोम्पई शहर था रोमन एम्पायर में, उस शहर में एक जो वॉल मिली थी, एक दीवार मिली थी, उसके ऊपर जो लिखी हुई चीजें मिली हैं, उससे पता चलता है कि जो वहां के लोग थे वो भी साक्षर थे और कह सकते हैं कि पढ़ना लिखना जानते थे। अब उसके बाद बात आती है सोशल हायरार्कीज। सोशल हायरार्कीज मतलब कि जो सामाजिक पद अनुक्रम था वो किस प्रकार का था। सोशल में जो कैटेगरीज थी लोगों की वो किस टाइप की थी। तो सबसे पहले इसमें आते थे सीनेटर्स। देखो, सबसे पहले सोसाइटी में काउंट किए जाते थे सीनेटर्स को। सीनेटर्स यानी कि फर्स्ट पोजीशन रखते थे अपनी समाज में। क्यों? क्योंकि ये वेल्दी पीपल्स होते थे, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता था। तो जिसके पास पैसा होता है उसको जब हम सोसाइटी में काउंट करते हैं तो वो अपने आप को पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन पे ही रखते हैं। ये हम बात कर रहे हैं सोशल हायरार्कीज की। इट मीन्स सामाजिक पद अनुक्रम जो था वो किस प्रकार से था कि पहले नंबर पे कौन लोग आते थे, सेकंड पे कौन आते थे, थर्ड पे कौन आते थे, और सबसे जो नीचे जो कैटेगरीज थी उसमें कौन काउंट होते थे। तो पहले पे मैंने आपको बताया सीनेटर्स, सेकंड इक्विटीज में जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे उनको काउंट किया जाता था। थर्ड मिडिल क्लास। अब जो मिडिल क्लास थी उनमें किनको काउंट करते थे, इसमें मिडिल क्लास में काउंट होते थे जो प्रोफेशनल लोग होते थे, जो छोटे मोटे कह सकते हैं कि ट्रेडर्स वगैरह हो गए, टीचर्स वगैरह हो गए, उनको काउंट करते थे। फोर्थ नंबर पे आते थे हुमेलियर्स। इसमें कौन काउंट होते थे, ये एक टाइप के स्लेव्स होते थे, यानी कि दास ही होते थे एक टाइप से। लेकिन इन दासों का क्या होता था कि इनको पे भी किया जाता था, और कह सकते हैं कि इनका जो एक्सप्लॉयटेशन था वो इतना ज्यादा नहीं होता था जितना कि हमारी जो फिफ्थ कैटेगरी है जो स्लेव्स उनका होता था। यानी कि थे तो ये भी एक टाइप से कह सकते हैं हम दास लोग थे, लेकिन इनको क्या कहते हैं, ये काम के बदले में इनको पे किया जाता था। और साथ में कह सकते हैं कि थोड़े बहुत जो जीवन था इनका, जो लाइफ थी, वो अपने अकॉर्डिंग ये जी सकते थे। यानी कि इनका टाइम वगैरह भी फिक्स था थोड़ा सा, लेकिन साथ में इनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो दासों के व्यापार का जो था उनसे ये अलग ही थे। उनके लिए तो सिर्फ कैटेगरी आती थी स्लेव्स की। तो इसमें एक टाइप से दास थे जिनको पे किया जाता था काम के लिए। और उसके बाद सबसे लास्ट कैटेगरी आती है सोसाइटी में स्लेव्स की, दासों की। उस टाइम पे कहते हैं कि जो दासों की कंडीशन थी रोमन एम्पायर में बहुत बुरी थी। दासों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। साथ में कह सकते हैं कि उनको
कहीं पर भी बाहर जाने की जो परमिशन थी वो नहीं मिलती थी, ना ही उनको कह सकते हैं कि काम के बदले में कुछ भी पे किया जाता था। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किसके ऊपर होते थे, जो उनके कहते हैं ओनर होते थे उनके ऊपर डिपेंड होते थे, उन्हीं की मर्जी के अकॉर्डिंग ही वो लोग काम करते थे। तो हमने सोशल हायरार्कीज में देखा, सीनेटर्स फर्स्ट पोजीशन पे हमने काउंट किए वेल्दी पीपल्स, इक्विटीज में हमने काउंट किसको किया कि जो सोल्जर्स वगैरह थे, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार लोग होते उनको काउंट किया। थर्ड में मिडिल क्लास में हमने काउंट किया इन लोगों को जो कि प्रोफेशनल लोग होते थे, ट्रेडर्स होते थे, इस टाइप के। ह्यूमैनिटीज मैंने आपको बताया कि एक टाइप के दास ही होते थे ये लोग। और साथ में जो स्लेव्स होते थे उनकी सबसे बैड कंडीशन होती थी। एक्सप्लॉयटेशन सोसाइटी में सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का होता था। इन लोगों से बहुत ज्यादा काम लिया जाता था, साथ में काम के बदले में ना इनको पे किया जाता था, ना इनको अच्छे से खाना वगैरह जो वो दिया जाता था। तो स्लेव्स की कंडीशन कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर में सबसे बुरी स्थिति थी उस टाइम पीरियड के दौरान। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रीड किया चैप्टर रोमन एम्पायर के बारे में। सबसे पहले हमने देखी रोमन एम्पायर की लोकेशन क्या है हमारे वर्ल्ड में। तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर फैला हुआ है, जिसमें यूरोप, साथ में मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थ अफ्रीका, और साथ में एशिया का कौन सा पार्ट है, वेस्ट पार्ट। इसके साथ एक और दूसरा मैंने पावरफुल आपको एम्पायर बताया था, और वो कौन सा था, ईरान एम्पायर था। अब उसके बाद हमें सोर्स इसके मिले हैं कि हम रोमन एम्पायर के बारे में हमारी हिस्ट्री में कहाँ से जान सकते हैं। तो वो जान सकते हैं हम टेक्स्ट से, डॉक्यूमेंट्स से, साथ में मटेरियल रिमेन्स से। उसके बाद आती है ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे रोमन एम्पायर में, लैटिन एंड ग्रीक। उसके बाद सिविलाइजेशन फेज देखा हमने इसका कि सिविलाइजेशन फेज क्या था। एम्पायर थे फर्स्ट पोजीशन पे, सीनेट्स आते थे, और फिर द आर्मी के लोग आते थे। अब बात आती है रोमन एम्पायर के फाउंडर की। फाउंडर के रूप में मैंने आपको बताया आगस्टक थे। आगस्टक ने अपने सक्सेसर के रूप में किसको अपॉइंट किया था, टिबेरियस को। अब उसके बाद इन दोनों का जो टाइम पीरियड है रोमन एम्पायर में, उसको बेस्ट टाइम पीरियड माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, रोमन एम्पायर के बारे में आज हमने रीड किया। आई होप आप अच्छे से टॉपिक को समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।